नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकल वोकल और मैं कीर्ति। आज हम फिर आ चुके हैं अपने सफ़र की शुरुआत करते हुए एक और शख्स से बात करने। जैसे कि होता है कि अक्सर आपने देखते हैं कि टेलीविजन पर एंकर्स को आप देखते हैं, लेकिन जो वो प्रेजेंट करते हैं, जो वो दिखाते हैं, वो 5% होता है पीछे की मेहनत का। ऐसे ही जब राजनीति में राजनीतिक पार्टियां गठित होती हैं तो हम सीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो लोग होते हैं, जो उस टीम को गठित करते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आगे कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधायक से, एक ऐसे समाज सेवी से जो विधायक से ज़्यादा समाज सेवा करने में विश्वास करते हैं। हम कानपुर में हैं, कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा के ये विधायक है, बीजेपी से विधायक है। आपको सुरेंद्र मैथानी जी से आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी कठिनाइयाँ, क्या परिस्थितियाँ रहती हैं, यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र कैसे रहा। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। लोकल वोकल चैनल को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जिस प्रकार आप लोग काम करते हैं, हम जैसे तमाम समाज सेवियों की निगाह से कोई शोषित, पीड़ित, वंचित यदि वंचित रह जाता है तो उस विषय को उठाकर हम सब लोगों के ध्यान में लाकर आप समाज के उस चौथे स्तंभ के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। सर, समाज सेवी के तौर पर तो आपको सब देखते होंगे, आपके इंटरव्यूज भी लेते होंगे कि विधायक के तौर पर, लेकिन आज हम जानना चाहते हैं सुरेंद्र मैथानी कौन है, ये क्या क्या सफ़र है, बचपन से लेकर अभी तक का जो सफ़र आपने तय किया, परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, और उसमें निकल कर जो एक आज आप जिस कुर्सी पर, जिस मुकाम पर है, वो उस पूरे सफ़र को आज हम जानना चाहते हैं। हाँ देखिए कीर्ति जी, मैं तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी जहाँ पर आज मैं जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके, पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया, इसका मुझे कल्पना भी नहीं थी और इस उद्देश्य के लिए मैं समाज जीवन में आया भी नहीं था। मैं तो विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था, विद्यालय छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया, फिर व्यापारिक राजनीति में आया, फिर भारतीय जनता पार्टी का 89 में सदस्य बना और फिर सदस्य बन करके जब मेरी कार्यशैली मेरी पार्टी ने देखी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, मैं आरएसएस का प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ, मैंने ओटीसी भी की हुई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बिना उद्देश्य के करते हुए, समाज जीवन में जुड़ते हुए हम सब लोग कब इस राजनीतिक परिवेश में आ गए पता भी नहीं चला। और पिछले मुझे सौभाग्य दिया मेरी पार्टी ने कि मैं जब पार्टी मैंने ज्वाइन की तो उसके 12 साल तक पार्टी ने मुझे पहली बार जिले की कार्य समिति का सदस्य बनाया। उसके बाद मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं पहले जिले की कार्य समिति का सदस्य रहा, फिर उसके बाद मैं जिले का मंत्री रहा, फिर पूरे महानगर की 7 विधानसभाओं का, कानपुर महानगर का, आज जो उत्तर और दक्षिण ज़िले हैं इनको एक मिलाकर मैं उसका महामंत्री रहा, फिर महामंत्री रहा। तो ये मेरा जो सफ़र था ये किसी उद्देश्य के लिए नहीं था कि मैं विधायक बनूं, इसलिए मैं समाज जीवन में काम कर रहा हूं। क्योंकि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने से सेवा भाव मन में रहता है, स्वयं सेवक होने से अपार सेवा भाव और अंतरात्मा में कि हमें लोगों की सेवा करनी ही करनी है, उसको हम प्राथमिकता पे रखते हैं। ये स्वयं सेवक तो हमारे अंदर है, चूँकि प्रथम वर्ष किया हुआ है। उसके बाद जब पार्टी में शामिल हुए तो पार्टी की रीति नीति के आधार पर हम लोग लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए, तमाम संघर्षों को करते हुए, लगातार संघर्ष करते हुए, लाठी खाते हुए, मुकदमे झेलते हुए, मतलब काफ़ी जगह पर तो बेइज्जत होते हुए, गालियाँ खाते हुए, थानों में पिटते हुए और जेल जाते हुए, तब ये सफ़र यहाँ तक का हुआ। लेकिन जनता की समस्या के लिए आज जिस सेवा भाव से हम लोगों को समर्पित करते हैं, उस समय हम इन्हीं समस्याओं के लिए जो तब समर्पित नहीं कर पाते थे, सरकार की मंशा उस प्रकार की नहीं होती थी, तो हम उसके लिए संघर्ष करते थे। मैं विधायक और सांसद नहीं था, लेकिन बिजली के लिए संघर्ष करता था, मैं नगर निगम के लिए संघर्ष करता था, केडीए के लिए करता था, जिला प्रशासन के लिए करता था, पुलिस के, तो हम लोगों ने कई बार एसएसपी के दरवाज़ों को तोड़ा है और बहुत संघर्ष किया है जनता के हित के लिए और पुलिस की कुरीतियों के विरोध में। तो ये सारी चीज़ें तब भी हम करते थे। और आज तो चूँकि हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी और योगी जी जैसे लोग, चूँकि इस धरती पे मेरा मानना है कि कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं। हम अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी बात करें तो ऐसे लोग दिशा दे रहे हैं देश को, ये हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद जब व्यापारिक राजनीति हुई, तमाम हम लोग मुद्दों को लेकर के, उस समय पुलिस का ये हाल था कि कानून व्यवस्था का, कि व्यापारी अपनी स्कूटर की डिग्गी में पैसा रख करके बैंक जमा करने जा रहा है, चौराहे पर स्कूटर चेक होता है और डिग्गी से पुलिस की मौजूदगी में पैसा गायब हो जाता है, ये भी होता रहा। तो हम लोगों ने उस समय नारा दिया था कि पुलिस की खाकी वर्दी से
खून की बदबू आती है, ये नारा कानपुर से निकल करके पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चला था। पुलिस कानून व्यवस्था को लेके लोग इतना परेशान थे और यही हम लोगों का वो समय था जिस समय हम लोग संघर्ष जब होता था तो और संघर्ष में कोई हमारा लक्ष्य नहीं होता था कि इस संघर्ष के बाद हमको अध्यक्ष बना दिया जाएगा या फला बना दिया जाता था। उस समय तो ये लगता था कि अन्याय है तो उसके खिलाफ हमको समर्पण होना ही होना है, हमारा लड़ना ही लड़ना है, हमने संघर्ष करना ही करना है। ये सब चीज़ें करते हुए पार्टी की हमारी निगाहें रहती हैं। उन्होंने कब इस तरह मुझको पदाधिकारी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे दिया और तब नेतृत्व दिया जब हमारी न केंद्र में सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में सरकार थी। देखिए ये तो जानी बूझी बात है कि इस कुर्सी तक बैठ पहुंचना है तो संघर्ष और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हम थोड़ा राजनीति को साइड रखते हुए हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सुरेंद्र मैथानी जी, अगर हम निजी जीवन की बात करें तो उसमें कैसे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के प्रति किस तरह से आप हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक परिवार की बात है तो चूँकि राजनीति में, समाज जीवन में इतनी हमारा संयुक्त परिवार है, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हम सब लोग आज भी एक चूल्हा जलता है और सब एक साथ एक घर में रहते हैं। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा मिला और परिवार ने हमको पूरा सपोर्ट किया। ये बात अलग है कि बच्चे कब बड़े हो गए ये ध्यान में नहीं आ पाया, लेकिन बच्चे भी अपनी अपनी राह में लग गए, जिससे जो हम समाज सेवा निष्पक्ष भाव से पार्टी की विचारधारा के आधार पर स्वयंसेवक होने के नाते, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते कर रहे थे, उसका मुझे लगता प्रतिफल मिला। और बच्चे भी हमारे ठीक से ईश्वर ने एडजस्ट किए कि एक डॉक्टर है और एक जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाती है बेटी है, तो परिवार संतुष्ट है। लेकिन परिवार को बढ़ते फलते फूलते देखने का मुझे पूरा अवसर नहीं मिला, क्योंकि सवेरे से रात तक लगातार जनता की सेवा में पार्टी के निर्देश पर मैं काम करता रहा। और मैंने लगभग आप कहें तो दसियों साल महीने में अगर 5 दिन में घर में भोजन किया हो तो किया हो, अन्यथा चलती गाड़ी में, अपना टिफ़िन गाड़ी में रहता है और चलते चलते भोजन कर लेता हूँ। वही प्रक्रिया आज भी विधायकी में है कि मैं आज भी, मेरा भोजन का डब्बा गाड़ी में रहता है और मुझे भोजन के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं निकालना होता है। मैं एक जगह से चला तो रास्ते में भोजन कर लिया गाड़ी में बैठे बैठे, दूसरी जगह कार्यकर्ता के यहाँ पहुँचा तो वहाँ पानी पी लिया। जी, और इसके साथ ही ये भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या पसंद है, क्या ऐसी यादें हैं जो आज भी जुड़ी हुई हैं बचपन से की, कोई ऐसी यादें जो आज भी जुड़ी हुई हैं और वो किस्सा आप बताना चाहते हो? हाँ, देखिए, बहुत अजीब सा है। जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, विद्यालय का प्रमुख बना, तो विद्यार्थी परिषद की नीतियों से प्रभावित होकर या नीतियों को जान के नहीं बना। हम लोग एक विद्यालय में पढ़ते थे, मस्करा इंटर कॉलेज था गोरखपुर में, सजनवा में। हम लोग वहाँ पर अपने विद्यार्थी परिषद के, चूँकि तब तक कार्यकर्ता भी नहीं थे और दूसरे लोग वहाँ पर, उस समय की बात है ये 76 से 82 के बीच की बात है। उस समय लोग कट्टा खोसे रहते थे, फायर करते थे, चेन बांधते थे, गुंडई करते थे, विद्यालय चलने नहीं देते थे। तो हम सब लोगों को विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करा करके उनका मुकाबला कराया गया। हम सब लोगों ने फिर वहाँ अपनी टीम बनाई और विद्यालय में एक शांति स्थापित की। इस तरह पहला संघर्ष हम लोगों का वहाँ से प्रारंभ हुआ। दूसरा, संघ के जब हम स्वयंसेवक बने तो हम लोग अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। तो हम संघ की भी विचारधारा से प्रभावित होकर स्वयंसेवक नहीं बने, लेकिन हम लोग अखाड़े में कुश्ती किया करते थे। हमारा बड़ा एक दोस्तों का, यारों का एक बड़ा ग्रुप था, काफ़ी लड़के थे उसमें, एक हमजोली थे सब। तो हम लोग सवेरे अखाड़े में हनुमान जी का टीका लगा के, लाल लंगोट पहन के कुश्ती लड़ा करते थे। तो वहाँ पर एक मुख्य शिक्षक, तब नहीं जानता था मैं कि मुख्य शिक्षक हैं, लेकिन अब बाद में पता चला था कि मुख्य शिक्षक हैं। तो उन्होंने रोज़ आकर के वो बैठ जाते थे, हम लोगों को वो अपने से जोड़ना चाहते थे, संघ से जोड़ना चाहते थे। तो वो रोज़ हम लोगों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ें, हम वो भी पढ़ें। तो उन्होंने धीरे धीरे हम लोगों से दोस्ती बनाई। यहाँ तक कि तब बच्चों के पास जैसा होता था कि हम लोगों के पास ना शब्दकोश होते थे, ना कैसे सम्मान करना है, वो तो बस लड़के तो लड़के, तो उनको आप बंदर की फौज समझिए कि उनको कुछ ज्ञान भी नहीं। तो उस तरह से हम लोग काम करते हुए, जब उन्होंने एक दिन हम लोगों से दोस्ती बनाई और कहा कि आज हमको चाय पिलाओ, तो हम लोगों ने कहा यार कहाँ इनको चाय पिलाए, हमारे पास चाय का पैसा नहीं, इनको चाय पिलाओ। लेकिन उनका भाव था हमको जोड़ने का। ये बात हम लोगों को बाद में जब स्वयंसेवक बन गए तब पता चला कि उनका भाव था। फिर हम लोग अच्छा चलो इतने बड़े उम्र के हैं, ये कह रहे हैं तो चलो चाय पिलाओ। चाय पिलाई, उन्होंने हम लोगों से दोस्ती बनाई। और फिर उसके बाद संघ का एक स्थान पे उन्होंने हम लोगों को राज़ी किया कि ये ध्वज दिखाया। तब ध्वज नहीं, तब हम लोगों को कहा कि झंडा है। तो हम लोग कहा अरे ये झंडा दे, ध्वज देखा तो हमने कहा ये तो हनुमान जी का झंडा है। तो हमने कहा ये तो बढ़िया है, हनुमान जी का झंडा लगाओ। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए प्रार्थना कराएंगे। तो हमने प्रार्थना कैसी कराओगे आप?
तो क्या यही जो आप पूजा कर रहे हो? तो हमने कहा लड़कों से बात हुई, हमने कहा ये तो बढ़िया यार, चलो झंडा लगाएं हनुमान जी का और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करें। और वहाँ गए तो उन्होंने ध्वज लगाया और ध्वज लगाते ही सामने कुछ गांव के एक समाज के विशेष समाज के लोग थे, उन्होंने पथराव कर दिया। उधर से उन्होंने पथराव किया तो फिर इधर हम लोगों ने भी पथराव किया, उधर लाठी डंडे चली, हम लोगों ने भी चलाए। फिर उसमें काफ़ी मारपीट हुई, करीब 1 महीने तक ये हालात रहे कि शायद उसमें लीडर चूँकि मैं था तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी हत्या हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन बन गई। तो कुछ वरिष्ठों ने, बुजुर्गों ने फिर समझौता कराया और हम इस बात पे माने कि हमारे हनुमान जी का झंडा लगेगा और हमारी प्रार्थना होगी। उस पर समझौता हो गया। फिर हम लोगों ने जिस दिन पहले दिन संघ की प्रार्थना हुई तो हम लोग चौंक गए, मैं चौंक गया, हम सारी टीम चौंक गई कि उन्होंने पहले ध्वज प्रणाम कहा तो हम लोग समझ ही नहीं पाए ऐसे क्यों कह रहे हैं, हम लोग तो ऐसे करते थे उस समय अखाड़े में। तो उन्होंने कहा ध्वज प्रणाम करो, तो हम लोग चूँकि बड़े थे तो हमने सबसे कहा कि कर लो यार जैसा कह रहे हैं, तो ऐसे ध्वज प्रणाम किया। फिर उन्होंने प्रार्थना की तो हम लोग उनका चेहरा देखें, यार ये क्या कह रहे हैं, हम लोगों की तो प्रार्थना वो है, हाँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो फिर उन्होंने प्रार्थना कर ली, फिर फिकिर होता है वो हुआ, तो हम लोग उनसे झगड़ गए। हम लोग कहा देखिए आपने कहा था इतना संघर्ष हुआ, आपने कहा था कि हनुमान जी की पूजा होगी, कहाँ हनुमान जी की पूजा हुई। उन्होंने संघ की उस व्यवस्था को तोड़ते हुए तत्कालीन परिस्थिति में 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय हम लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने, आज मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने हमको जोड़ने के, हम लोगों को जोड़ने के लिए फिर से ध्वज लगाया और वहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पूरा पाठ हुआ और बजरंग बली की जय हुई। तब उन्होंने वो ध्वज हटाया, हम लोगों को संतुष्ट किया, तब हमको इस तरह उन्होंने संघ से जोड़ा और तब प्राथमिकी और प्रथम वर्ष हम लोगों ने किया, तब फिर संघ को हम समझ पाए कि मैंने कानपुर में पहला प्रयोग, उत्तर प्रदेश का पहला प्रयोग, देश का मैं नहीं जानता लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला प्रयोग किया कि आप देखते होंगे पानी के टैंकर, लोहे के टैंकर होते हैं, बाहर से पेंट हो जाती है, अंदर जंग लगा पानी लोगों के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, कैंसर जैसी घातक बीमारी करता है। मैंने इस पर नया प्रयोग करके स्टील के, जिसमें दूध की सप्लाई होती है, स्टेनलेस स्टील के टैंकरों को देने का काम किया, जिसमें बाहर भी साफ़ रहता है, अंदर भी साफ़ रहता है और शुद्ध पेयजल लोगों को प्राप्त होता है। दूसरा प्रयोग मैंने किया कि मैं गया एक गरीब कार्यकर्ता के घर पर, ये दबौली मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, मैं गया तो मैंने देखा कि वो बच्चा रो रहा था और उसका एक भाई और एक बहन थे, एक पिता थी, माँ पहले मर गई थी, पिता की डेथ हुई थी, डेड बॉडी पड़ी थी, किराए पे रहते थे। मुझको मेरे कार्यकर्ता ने बताया कि इनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं है। मैंने कहा उसका सम्मान है, धीरे से मैंने पैसा निकाला, मुट्ठी में बांधा और उसको किनारे बुला के ऐसे दिया कि कोई पब्लिक ना देखे, क्योंकि उसका भी सम्मान है, उसके पिता की डेथ हुई है, कोई ये ना समझे कि इसके पास पैसा नहीं है। उसका तो अंतिम संस्कार मैंने करा दिया, लेकिन तुरंत लौट के अपने ऑफिस में आया और आते ही मैंने अपना प्रस्ताव बनाया और एक निःशुल्क शव वाहन मैंने अपनी गरीब जनता के लिए, ज़रूरतमंद के लिए दिया है, जहाँ पे ना डीजल लगता है, ना पेट्रोल का पैसा लगता है, ना ड्राइवर का 1 रुपये नहीं लगता और डेड बॉडी सीधे घाट तक पहुँचाने की व्यवस्था निःशुल्क मैंने करी। इसका मुझे संतोष है। और मैं शाम को मुख्यमंत्री जी घर पहुँच गया। मैंने, मुख्यमंत्री जी थे कानपुर के, तत्कालीन डीएम यहाँ सुरेंद्र सिंह हुआ करते थे, उस दिन उनके डे अफसर थे, वो वहाँ मौजूद थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मैंने कहा महाराज जी एक सड़क ऐसी है जो सपा रही, बसपा रही, सब लोग रहे, लेकिन उन्होंने सड़क नहीं बनाई, वो सड़क गायब है, उसको खूनी सड़क कहते हैं, वहाँ बड़ी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। तो महाराज जी हंसने लगे, कहने लगे यार ये खूनी सड़क क्या होता है। मैंने कहा महाराज जी हमारे कानपुर में जिन सड़क पे इस प्रकार की भीषण दुर्घटनाएं और परमानेंट होती हैं उनको खूनी सड़क कहते हैं। तो हंसने लगे। उन्होंने कहा सुरेंद्र जी देखिए, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी संवेदनाएं हैं, खट से उन्होंने उसका रास्ता निकाला। जो 450 करोड़ की लड़ाई थी 28 करोड़ से होकर के वो सड़क भी डेवलप हो गई। तो डेवलपमेंट का काम कराना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पर कुछ ऐसा काम हमको अपने संवैधानिक विधायक होने के नाते जो लोगों ने आशीर्वाद दिया है हमें करना चाहिए। ऐसे प्रयोग मैं लगातार करता हूं। जिस श्रेणी में मैं कानपुर में मशहूर हूं कि किसी भी व्यक्ति की अगर जान जा रही हो पैसे के अभाव में, गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, किसी की किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर की बीमारी, गंभीर बीमारी, जिस पर उसको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं इंतज़ार करता हूं और लोगों से कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो भी लोग ऐसे गरीब ज़रूरतमंद हों जिनको किडनी की, लीवर की, कैंसर की कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिस पर उनको इलाज के लिए पैसा ना हो, तो वो मुझसे संपर्क करें। मेरा कार्यालय 10:30 से शाम 5 बजे तक रोज़ खुला रहता है। कोई हार्ट के पेशेंट हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, गरीब आदमी, निःशुल्क इलाज करा देता हूँ। कई जान, मतलब मुझे लगता है मुझे 20 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगभग
मैं अब तक दिला चुका हूँगा दोनों विधायकी के अपने इस कालखंड में। किसी को लाख 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 3 लाख, ऐसे कई लोगों की जान तो ईश्वर ने बचाई, लेकिन माध्यम बनने का अवसर मुझे मिला। ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मैदानी जी। तो आपने सुना कि जो हमने शुरुआत में ही बोला था कि एक पार्टी का गठन करने के लिए, एक पार्टी को बनाने के लिए जो पीछे की ताकत होती है, जो ज़मीनी स्तर का कार्य होता है, वो लोग किस तरह से करते हैं। और आज सुरेंद्र जी ने भी बताया कि किस तरह से कितने संघर्षों के साथ वो आगे बढ़े और कितने कर्तव्य आज भी उसका निर्वहन वो कर रहे हैं विधायकी के तौर पर। जो उन्हें विधायक बनाया गया है उसमें क्या क्या वो कार्य जनता के लिए कर सकते हैं, वो हर संभव मदद जनता तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही किसी और व्यक्तित्व के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए लोकल वोकल। और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर एंड्रॉइड और iOS दोनों जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लोकल वोकल ऐप को तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, पहले जाकर डाउनलोड करिए। और हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो भी कर सकते हैं।